हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट में चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट जो हमने वीडियो पेश किया है प्रोजेक्टिव टेक्निक का, उसका दूसरा पार्ट है। इसको हम शुरू करते हैं। तो चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट को कैट भी कहा जाता है। कैट शॉर्ट फॉर्म में ये चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट या इसे बाल अंतर्बोध परीक्षण भी कहा जाता है। बाल अंतर्बोध परीक्षण ये किसके द्वारा दिया गया था? इसका डेवलप कौन, इसका विकास कौन किया था? इस सिद्धांत का या ये टेक्निक कौन लाया था? तो लियोपोल्ड बेलाक और सोनिया सोरेल बेलाक ने सबसे पहले 1949 में पब्लिश किया था इसको। और ये पिक्चर स्टोरी पर टेस्ट आधारित है। इसमें ये पिक्चर स्टोरी टेस्ट थेमेटिक परसेप्शन जैसा ही टेस्ट है। उसी चित्र कहानी परीक्षण, उसी की तरह इसमें चित्र दिखाए जाते हैं और उससे कहानी बनाते हैं बच्चे और उससे उनके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो ये चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट या बाल अंतर्बोध परीक्षण एक प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण है। प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है। ये बच्चों में जो अंतर होता है, उन्हें क्या होता है कि कई उत्तेजनाएं, कई स्टिमुली को उनके सामने, मानक स्टिमुली मतलब जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जो ऑलरेडी टेस्टेड हैं और कई बच्चों पर परीक्षण किया गया है, वैसे स्टिमुली को बच्चों को पिक्चर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है बच्चों के सामने। और ये पिक्चर किसके होते हैं? तो जानवर के, जो अलग अलग सामाजिक स्थितियों में जानवरों को दिखाया जाता है और उस पर बच्चे कहानी बनाते हैं या उसके बारे में जो उनके विचार आते हैं, उससे उनके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो कैट, जिसे चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट भी कहा जाता है, ये बेलाक एंड बेलाक ने 1949 में, जैसा कि हमने पहले भी देखा, डेवलप किया था। और ये किस पर आधारित है? ये आधारित है एडल्ट। इसका बेस कौन है? जैसे हमने देखा ना, टैट थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट देखा, उसी तरह का ये टेस्ट है जो कि थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट किसने बनाया था? मर्रे ने बनाया था, जिसमें उन्होंने 31 पिक्चर्स का प्रयोग किया था। टैट में कितना पिक्चर्स का प्रयोग हुआ था? 31। और इसमें, इसे हम कैट कहते हैं, इसमें 10 पिक्चर्स का प्रयोग किया गया। तो दोनों पिक्चर पर आधारित हैं, लेकिन पिक्चर्स की संख्या दोनों में अलग अलग है। और ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट माना जाता है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट वह होता है जिसका रिजल्ट कहीं एक जैसे हमेशा होते हैं। तो इस टेस्ट का मेन पर्पस क्या है? कि बच्चों की पर्सनैलिटी को देखना, आंकना, उनके परिपक्वता के लेवल को आंकना और उनके बच्चों का मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य क्या है, कैसा है, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, इसको जानना। तो इसमें क्या है कि बच्चों का रिस्पॉन्स को एकत्रित किया जाता है। बच्चों को चित्र दिखाया जाता है, जानवरों का चित्र की श्रृंखला उनके सामने 10 कार्ड, पिक्चर कार्ड्स जानवरों के उनको दिखाए जाते हैं और उनकी जो प्रतिक्रिया होती है उसे एकत्र किया जाता है, मतलब कलेक्ट करता है। जो टेस्ट लेता है वो उनके रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करता है और उसके बाद बच्चे के व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलुओं का, उससे उन प्रतिक्रियाओं से बच्चों के व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलू उजागर होते हैं और उससे उनके पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है। तो ये टेस्ट चित्र के माध्यम से होता है और इसमें से कुछ बच्चों का जो पर्सनैलिटी जो दिखता है, उससे उनका बेसिक नीड्स को वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं, उनके निर्णय का क्या स्तर होता है और
उनमें किस तरह के संघर्ष होते हैं, मानसिक संघर्ष होते हैं, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, या किस तरह से वो अपना बचाव करते हैं, या किस तरह की स्वतंत्रता वो चाहते हैं, किस तरह की ऑटोनॉमी चाहते हैं, ये सारी चीज़ों का पता चलता है। जैसा उनका रिस्पॉन्स आता है उससे उनके बेसिक नीड्स को वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं, या उसका बेसिक नीड्स की जो ड्राइव होती है, जो आवश्यकता होती है, उसको वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं, किस तरह से अपना बचाव करते हैं, किस तरह से उनके मन में मानसिक या इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, या किस तरह की स्वायत्तता वो या ऑटोनॉमी चाहते हैं। ये सारा कुछ उनके जो वो पिक्चर को देखकर अपना स्टेटमेंट देते हैं उससे पता चलता है, उनके रिस्पॉन्सेस से पता चलता है। तो वो जो रिस्पॉन्स देते हैं वो उनका विश्लेषण किया जाता है और बच्चे का व्यक्तित्व को चित्रित किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कि उनकी भावनाएं, सेंटिमेंट, संघर्ष और उनकी व्यक्तित्व की जटिलताएं जानी जा सकती हैं या उभर कर आती हैं। तो ये ओरिजिनल जो कैट टेस्ट बना है, जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, उसमें एनिमल फिगर्स को यूज किया जाता है। लेकिन टैट में क्या होता था, ह्यूमन फिगर्स। टैट में ह्यूमन फिगर्स दिखाए जाते थे। अंतर भी आप बता सकते हैं टैट में और कैट में। तो टैट में ह्यूमन फिगर्स दिखाए जाते थे। टैट में 31 कार्ड्स होते थे। इसमें एनिमल फिगर्स दिखाए जाते हैं। एनिमल फिगर्स दिखाए जाते हैं। इसमें 10 कार्ड्स होते हैं। इसमें 3 से 10 साल के एज 3 से 10 इयर्स के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि वो जानवरों के ड्राइंग को आसानी से पहचान सकते हैं। और कैट में 10 कार्ड्स होते हैं, और जब जो कार्ड्स कैट का होता है और एनिमल फिगर को दिखाता है उसे कैट ए कहा जाता है, एनिमल फिगर को दिखाने वाला। और ये एनिमल फिगर जो होता है ये सोशल सेटिंग्स में इनको दिखाया जाता है, समाज में दिखाया जाता है, सोशल सेटिंग्स में, समाज के सेटिंग्स में। जैसे घर के में जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या गाय, बकरी, जो भी एनिमल्स पाले जाते हैं सोशल सेटिंग्स में। तो बेलाक ने उसके बाद दूसरा कैट एक के बाद दूसरा टेस्ट डेवलप किया जिसे कैट एच कहता है। इसमें उन्होंने ह्यूमन फिगर्स को लाया। ह्यूमन फिगर्स इसमें मानव के आंकड़े शामिल थे, जो बच्चों के लिए ज़्यादा, कई कारणों से बच्चे ह्यूमन को ज़्यादा निकटता से देखते हैं और उनको ज़्यादा अच्छा से वो उनके बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सप्लीमेंट टू द कैट। उसके बाद तीसरे में आया कैट एस। इसमें क्या है कि पिक्चर ऑफ कॉमन फैमिली सिचुएशन। कैट एस में फैमिली सिचुएशन के पिक्चर्स, खेलते हुए, खाते हुए फैमिली सिचुएशंस में वो क्रिएट किए गए ताकि बच्चों के विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को जाना जा सके। इसमें क्या था, ह्यूमन बीइंग और एनिमल में उनका जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स आ रहा था वो जनरल आ रहा था, और इससे क्या होगा कि फैमिली का अगर पिक्चर दिखाया गया तो उसमें उनके जो रिस्पॉन्स थे वो स्पेशल हो जा रहे थे, स्पेसिफिक हो जा रहे थे। तो कितने तरह का कैट में कार्ड दिखाया गया। सबसे पहले एनिमल फिगर का, जो कि 10 कार्ड थे, उसमें एनिमल सोशल सेटिंग में, मतलब वाइल्ड एनिमल्स को नहीं दिखाया गया। फिर उसके बाद कैट में कैट एच आया जिसमें ह्यूमन फिगर्स दिखाया गया। उसके बाद तीसरे में उनको फैमिली सिचुएशंस को कैट में दिखाया गया। 10 कार्ड्स में फैमिली सिचुएशंस को दिखाया गया ताकि बच्चे उसमें स्पेसिफिक रिएक्शंस या रिस्पॉन्स दे सके। तो कैट जो है ये किस तरह का होता है, कार्ड्स जो होते हैं ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड में क्या होता है कि बच्चा फ्री होता है अपने एक्सप्रेशन के लिए। मतलब क्लोज एंडेड में क्वेश्चन का आंसर, जो भी रिस्पॉन्स होता है वो फिक्स्ड होता है, हाँ ना, ट्रू फॉल्स, इस टाइप का। इसमें ओपन एंडेड में चाइल्ड इज फ्री टू रिस्पॉन्स, अपने एक्सप्रेशन को अभिव्यक्त करने के लिए, मुक्त अभिव्यक्ति के लिए ये ओपन एंडेड कैट का जो कार्ड्स है उसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि किस व्यक्ति या बच्चा किस तरह से सोचता है और क्या महसूस करता है। तो ये कैट का जो टेस्ट है, ये कैट का टेस्ट कितने मिनट में होता है,
20 to 45 मिनट्स में एडमिनिस्टर हो जाता है, मतलब कंडक्ट किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? एक ट्रेन व्यक्ति के द्वारा। कोई भी व्यक्ति इसको नहीं, ट्रेन प्रोफेशनल इसको कंडक्ट करता है। टीचर या कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट पेडिएट्रिशियन जिसको बोलते हैं, वो पेडिएट्रिक डॉक्टर भी हो सकता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है। वो ही ट्रेन व्यक्ति ही इस टेस्ट को कंडक्ट कराता है। और इस टेस्ट में क्या होता है कि एक काउंसलिंग के रूप में या चिकित्सा के रूप में या एक ड्रामेटाइज करके प्ले के रूप में भी इसको कंडक्ट कराया जा सकता है। खेल खेल में भी बच्चों का रिस्पॉन्स को जाना जा सकता है। उसके बाद केयरफुली जब ये सावधानी पूर्वक टीचर जब बच्चों के साथ अपना रैपो बना लेता है, या टेस्ट करने वाला जो एग्जामिनर होता है, जो टेस्टर होता है, जो काउंसलर होता है या रिसर्चर होता है, वो बच्चों के साथ पहले रैपो बनाता है, संबंध स्थापित करता है, उनके साथ हिल मिल जाता है। उसके बाद एक एक करके कार्ड उनको दिखाता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, और बच्चे को एक स्टोरी कहने के लिए एनकरेज करता है कि बिगिनिंग कैसे कहानी शुरू होती है, फिर बीच में क्या होता है, फिर किस तरह से कहानी एंड होता है। तो वो कार्ड में उसको जो भी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, या एनिमल हो, सोशल सेटिंग्स में, या ह्यूमन फिगर हो, या फैमिली सिचुएशंस में, तो वो कहानी बनाता है बच्चा, बिगिनिंग मिडिल और एंड करता है। तो एग्जामिनर जो है, जो रिसर्चर है, काउंसलर है, वो बच्चे से ये पूछ सकता है कि वो बच्चे से ये वर्णन की ये दृश्य के कारण क्या हुआ। वो मतलब जो भी सीन उसको दिखाया जा रहा है, उससे उस क्या हुआ, उसको क्या लग रहा है और क्यों ऐसा हुआ, या फ्यूचर में क्या होगा, जो पात्र हैं कार्ड्स में उनकी क्या फीलिंग्स है, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताने के लिए परसुएट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। और जो बच्चे जो बताते हैं उससे उनकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाता है। तो टेस्ट जब एडमिनिस्टर हो गया, टेस्ट जब कर लिया, रिसर्चर ने टेस्ट कर लिया या काउंसलर ने, उसके बाद हर बच्चे के स्टोरीज, जो बच्चों ने स्टोरी सुनाई, उसके मूल प्रत्येक कहानी का सार क्या मिला, क्या एसेंस है, उसको वो नोट करता है। और उसके बाद वो देखता है कि किस कहानी में क्या चीज़ प्रेजेंट है और क्या चीज़ एब्सेंट है, मतलब कि कौन सा थीम का एलिमेंट नहीं है। 10 कार्ड में जो थीम है उसमें कौन सा थीम उसने बताया, कौन सा थीम छोड़ दिया। तो इसके बाद जो कैट का क्रिएटर है, जो कैट बनाया, वो बोलते हैं कि अगर 10 वेरिएबल्स होते हैं 10 कार्ड में, 10 चर होते हैं, 10 वेरिएबल्स में कौन सा वेरिएबल छूट गया बताने में, बच्चों ने कौन सा वेरिएबल को बताया, कौन सा वेरिएबल को छोड़ दिया, इसको वो स्टडी करके फिर रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। तो जो वेरिएबल स्टोरी के मेजर थीम होते हैं और वो मेजर कैरेक्टर के नीड्स होते हैं, वो उसके बारे में बच्चों की क्या चिंताएं हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या डर है, ये सारी चीज़ें इससे पता चलता है। क्योंकि वो जो 10 वेरिएबल हैं उसमें से बच्चे सारे वेरिएबल को अगर कंसीडर करते, सारे वेरिएबल के बारे में बताते हैं, या कुछ वेरिएबल्स के बारे में बताते, कुछ को छोड़ देते हैं, तो उससे बच्चों की आवश्यकताओं का पता चलता है, उनकी ड्राइव्स का पता चलता है, उनकी क्या चिंताएं हैं, बच्चों में क्या अंदर संघर्ष चल रहा है, ये पता चलता है, क्या चीज़ का उनको डर है, या बाहरी दुनिया के बारे में उनके क्या विचार हैं, ये सारी चीज़ों का पता चलता है जब वो कार्ड से स्टोरीज बनाते हैं। तो ये जो कैट चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट है, यह एक प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण है, जो किस लिए यूज किया जाता है। जिसका उपयोग होता है कि सामाजिक स्थिति में एनिमल्स फिर मनुष्य के रूप में पिक्चर को प्रेजेंट करके ये जाना जाता है कि इसमें बच्चों की प्रतिक्रिया में क्या क्या अंतर है, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता का भी पता चलता है और उसका आकलन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कैट एस है उसमें ऐसे ऐसे उत्तेजित
चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिसमें परिवार की स्थितियों के बारे में बहुत तरह का सिचुएशन दिखाया जाता है, जिसमें लंबी बीमारी, जन्म, मृत्यु, सेपरेशन, माता पिता से अलगाव, ये सब की तस्वीरें शामिल होती हैं। तो उससे बच्चों का परिवार के प्रति भावना, उनका लगाव, उनके इमोशंस का पता चलता है। तो ये जो कैट है, ये टेक्निक का प्रयोग होता है पर्सनैलिटी का पता करने के लिए, बच्चों का व्यक्तित्व का, उनके परिपक्वता का लेवल को, और उनका साइकोलॉजिकल हेल्थ, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का भी आकलन किया जाता है। ये इस थ्योरी में इसका ये सिद्धांत यह बतलाता है कि बच्चे का जो रिस्पॉन्स होता है, वो जो सीरीज ऑफ ड्राइंग्स है एनिमल्स का या ह्यूमंस का या फैमिली के सिचुएशन का जो कार्ड है सीरीज ऑफ, उसमें बच्चों के पर्सनालिटी का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट का पता चलता है। वो जिस तरह से उन स्टोरीज बनाते हैं, तो इसमें से कुछ डायमेंशंस जो हैं, बच्चों के पर्सनालिटी के कुछ डायमेंशंस ऐसे होते हैं जो वास्तविक रियलिटी को बताते हैं, और वो बच्चों के निर्णय के स्तर को भी इंगित करते हैं, और किस तरह से कंट्रोल अपने ड्राइव्स को, अपनी आवश्यकताओं को वो किस तरह से रेगुलेट करते हैं और नियंत्रण करते हैं। बेसिक ड्राइव्स जैसे भूख, प्यास को वो किस तरह से कंट्रोल या उनको रेगुलेट करते हैं, किस तरह से अपना बचाव करते हैं, संघर्ष किस तरह से झेलते हैं, या संघर्ष की स्थिति में मानसिक या सांवेगिक संघर्ष में वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और उन्हें स्वायत्तता या उनको कितना ऑटोनॉमी चाहिए, वो कितना अपना चलाना चाहते हैं, ये सब चीज़ों का पता चलता है। तो ये जो रिस्पॉन्स आता है प्रोजेक्टिव टेस्ट में, वो व्यक्तित्व के विशेषताओं को तो बताता है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि ये चूँकि ये जो आंकड़े मिलते हैं, इसकी विश्वसनीयता और वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होते हैं। तो इसलिए इसे क्या नैदानिक या डायग्नोस्टिक टेक्निक के रूप में सुधार करने के लिए क्या इनके रिजल्ट का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं, इस पर प्रश्न उठता है कि इससे जो रिजल्ट आता है, जो उनके व्यक्तित्व का पता चलता है, उससे उनके काउंसलिंग या उनके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं, इसकी उपयोगिता पर ये सवाल उठता है। तो ये जो कैट है, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, और जितने भी और दूसरे प्रोजेक्टिव मेजर्स जिसने हमने पढ़ा, टैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, रोशाइन ब्लॉट टेस्ट, कार्टून टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो हैं, इन सभी टेस्ट में वही कमी है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को की कमी है इसमें, और इसमें जो जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है इंटरप्रिटेशन के लिए, उसकी भी कमी है, रिलायबिलिटी की कमी है, वैलिडिटी की कमी है। तो इसलिए इनका प्रयोग जनरलाइज या यूनिवर्सलाइज करने में बाधा आती है। हालांकि यह टेस्ट जो है, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है, हमें बच्चों के व्यक्तित्व के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। तो कैट एक प्रोजेक्टिव मेजर है, एक प्रक्षेपी उपाय है, जो कि इसमें क्या है कि जो रिसर्चर है, जो काउंसलर है, जो इंटरप्रेटर है, जो एग्जामिनर है, उसके इंटरप्रिटेशन पर बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं कि वो बच्चों की जो बच्चों ने एक्सप्रेस किया, बच्चों की अभिव्यक्ति को वो किस तरह से इंटरप्रेट करता है। तो ये एक उसके इंटरप्रिटेशन पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। इसलिए इसका ये सब जो परीक्षण है, इसको एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में माना जाता है, न कि एक परीक्षण के रूप में। इन टेस्ट के रिजल्ट्स को माना जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इस तरह से प्रोजेक्टिव टेक्निक हमने 2 हिस्सों में पढ़ा और कंप्लीट किया। दैट्स